आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q4 में खराब नतीजे, क्योंकि बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो गिरता दिखाई दे रहा है। और यहीं अगर इंडस्ट्री में बात करें तो अदर बैंक्स के प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है, वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने प्रॉफिट में डी ग्रोथ दिखाई है और परिणाम स्वरूप आज शेयर में लगभग 3 से 4% की गिरावट है। पर बात यहाँ पर यह है, क्या ये गिरावट आगे और गहरा सकती है? यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो ग्रोथ चल रही थी, जो इतनी बड़ी तेजी दिखने के कारण थे, क्या वो समाप्त हो रहे हैं? यानी कि अभी शेयर की डी रेटिंग हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि बैंक इतने बढ़िया कंडीशन में अगर डी ग्रोथ दिखा रहा है प्रॉफिट में, तो इट मीन्स उसके शेयर के लिए अब चैलेंजिंग है क्या मार्केट में? बाजार का लेकर, इस कंपनी को लेकर, इस शेयर को लेकर कहीं मूड तो चेंज नहीं हो जाएगा? देखा जाए ये शेयर काफी समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है और ये शेयर अपने निचले लेवल से ऊपर जाने को तैयार नहीं है। देखा जाए अब जो थोड़ा बहुत ऊपर आया था वो इसके रिजल्ट ने उसको वापस जो है नीचे पहुंचा दिया है। अब बात यहाँ पर यह है कि हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजों को समझना कैसे है, क्योंकि इस नतीजों के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो अगर आप इस बैंक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, आपको बेचने से पहले या खरीदने से पहले जरा उसको समझ लेना चाहिए। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है या एक होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी है, ये सब बातें जानने से पहले आपको असल में बैंक के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स को समझना होगा और बैंक के प्लान को समझना होगा। अगर ये बातें आपने जान ली तो जब भी आप इस बैंक को लेकर सही डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज आपको ऐसा ना हो अपने डिसीजन पर बाद में पछताना पड़े। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे खराब है, ये आप सभी जानते हैं। शेयर में गिरावट है, ये आप सभी लोगों को पता है। और सच बात ये भी है कि बैंक के अगर आप नतीजों का आकलन करें तो आपको उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई देंगी जो काफ़ी अच्छी भी है, और कुछ चीज़ें ऐसी है भी कि जो यहाँ पर डी ग्रोथ दिखा रही हैं। पर उसके पीछे के कारण क्या हैं, सबसे ज़्यादा आपको जानना वो ज़रूरी है। दरअसल अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजों का आकलन करें तो बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है 8200 करोड़ रुपए के आसपास रिकॉर्ड हुई है, जो कि 6424 करोड़ रुपए थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। यानी कि ब्याज से जो बैंक की आय है वो यहाँ पर बड़ी है। पर यहीं पर अगर हम बैंक की टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 9862 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7812 करोड़ रुपए थी। यानी कि बैंक की टोटल इनकम भी यहाँ पर ग्रो हुई है। पर बैंक के अंदर जो देखने वाली बात है वो है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जरा आप इस बात को ध्यान से दीजिएगा, बैंक का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा है, 1670 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 1576 करोड़ रुपए था। यानी कि 1670 सीआर पर है, जो कि 1576 सीआर था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। बैंक का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बड़ा है। पर आप कहेंगे अब बैंक का नतीजे खराब कहाँ हैं जब सब कुछ यहाँ पर बड़ा है? बैंक का दरअसल प्रोविजन बड़ा है, यानी कि बैंक ने प्रोविजन लिया है। कुछ ना कुछ बैंक को यहाँ पर एनपीए होता दिखता है, जिसके कारण इस बैंक के प्रॉफिट में गिरावट है। बैंक ने लगभग 722 करोड़ रुपए के प्रोविजन लिए हैं, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 482 करोड़ 482 करोड़ रुपए था। 240 करोड़ रुपए का बैंक ने यहाँ पर प्रोविजन एक्स्ट्रा लिया इस क्वार्टर के अंदर, जिसके कारण इस बैंक का प्रॉफिट यहाँ पर डिप हुआ है। क्योंकि बैंक का जो ईपीएस पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 रुपये 30 पैसे के आसपास था, इस क्वार्टर में वो लगभग 1 रुपये 4 पैसे पर आया है। यानी कि बैंक के जो प्रॉफिट में गिरावट है वो है प्रोविजनिंग के कारण। यानी कि नेट बात करें तो बैंक के जो प्रॉफिट में गिरावट है उसमें सबसे बड़ा रोल है प्रोविजनिंग, जो कहीं ना कहीं बैंक के एनपीए के कारण बढ़ता दिखाई दिया है। बैंक ने उसको पहले ही लेकर सेफ्टी कर ली है, जिसके कारण फ्यूचर में आपको कोई ऐसी चीज ना दिखे जहां पर आपको शॉक लगे। पर बाजार ने कहीं ना कहीं बैंक के प्रॉफिट पर नजर डाली तो शॉर्ट टर्म में बाजार ने उसको यहाँ पर रेस्पॉन्स किया शेयर की पिटाई कर। पर जिनका लॉन्ग टर्म विजन है, मेरी बात को आप जरा ध्यान से समझिएगा, उनके लिए यहाँ पर समझना क्या है वो आप जरा थोड़ा ध्यान से समझिए। आज से 5 से 6 साल पहले जब इस बैंक का मर्जर हुआ था, उस समय बैंक ने कुछ गाइडेंस रखी थी और उस गाइडेंस को लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स के सामने रखी थी। और मैं उन बातों पर जरा आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। अदरवाइज आप जो है इस बैंक को लेकर ऐसे ही घूमते रहेंगे। बैंक को आप 4 तरीके से देखिए। सबसे पहले आप देखिए बैंक की एसेट क्वालिटी।
बैंक की एसेट क्वालिटी को लेकर मैनेजमेंट ने ये कहा था कि हमारा ग्रॉस एनपीए 2024-25 में लगभग 2 से 2.5% के आसपास होगा, ये गाइडेंस दी थी, जो कि FY24 के अंदर 0.88% है, यानी कि बैंक ने जो कहा था वो अचीव किया है। नेट एनपीए 1% से 1.25% के आसपास की गाइडेंस थी, जो 0.6% है, यानी कि ये भी बैंक ने अचीव किया है। प्रोविजन कवरेज रेशो, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, 70% की गाइडेंस थी, आज 87% पे खड़ा है और अभी भी इस बैंक के लिए समय बाकी है, यानी कि प्रोविजन बैंक ने काफी बढ़ाया है। जो बैंक को कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है तो बैंक उसको ऑलरेडी कवर कर चुका है। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के व्यू से देखा जाए तो फायदेमंद है। कि प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करिए, जो बैंक ने गाइडेंस दी थी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5 से 5.5% की गाइडेंस थी, आज लगभग 6.36% पे खड़ा है, बढ़ गया है। अचीव करने के बाद भी बैंक ने उससे ज्यादा अचीव किया है जो टारगेट दिए थे। बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशो 65% की बैंक की गाइडेंस थी, जो आज 72% के आसपास है, यानी कि अभी भी इस बैंक के पास आने वाले कुछ महीने हैं जिसमें बैंक यहां पर अपनी कॉस्ट टू इनकम रेशो को घटा सकता है और बैंक जो है अपनी गाइडेंस के पास यहां पर जाता हुआ दिख सकता है। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स 1.4 से 1.5% की गाइडेंस थी, 1.10% पे ऑन ट्रैक है, आने वाले कुछ क्वार्टर में बैंक अचीव कर सकता है। बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13 से 15% की यहां पर गाइडेंस थी, बैंक 10.5% पर पहुंच चुका है, डबल डिजिट क्लब को ज्वाइन कर चुका है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बैंक ये भी अचीव कर सकता है। बैंक की लायबिलिटी साइड पर आप जरा देखिए, बैंक ने कहा था हमारी कासा परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट FY24 की 30% की गाइडेंस थी और उसके बाद लगभग 50% की गाइडेंस थी, वो लगभग 47% पे खड़ा है, यानी कि यहाँ पर भी बैंक ऑन ट्रैक है और जो अचीव कर बैंक ने कहा था वो किया है। ब्रांचेस 800 से 900 का बैंक ने जो है टारगेट सेट किया था, 944 के आसपास है, यहाँ पर भी बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। बैंक का LCR रेशो, लिक्विडिटी कवरेज रेशो 110% से नीचे की उम्मीद थी, आज लगभग 114% के आसपास खड़ा है, यानी कि यहाँ पर भी बैंक ने जो कहा वो अचीव किया। बैंक की एसेट्स की आप बात कीजिए, एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखें तो लोन बुक, होलसेल लोन बुक बैंक को 40,000 के नीचे दिखती थी, 40,000 करोड़ के, आज वो लगभग 33,737 करोड़ रुपए पे है। यहाँ पर भी बैंक ने अपनी होलसेल लोन बुक को जो घटाने की बात करी थी उसको घटाया है। बैंक ने ये तक कहा था कि हमारी रिटेल, रूरल और MSME जो लोन बुक है वो टोटल लोन बुक की लगभग 70% के आसपास का टारगेट रखा था, आज वो 83% के आसपास है, यानी कि ये बैंक आज भी रिटेल फोकस्ड बैंक है। इस बैंक ने जो कुछ कहा इतने समय में वो अचीव किया। प्रॉफिट के लिहाज से देख लीजिए, आप किसी भी पैमाने पर देख लीजिए, सब कुछ बैंक ने अचीव किया है। और ये जो प्रोविजनिंग के कारण ये जो प्रॉफिट इस क्वार्टर में घटा है, जो लोग बाग इसकी डी रेटिंग कर रहे हैं, वो आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म सिटिंग नहीं करने देंगे। जिन लोगों के पास ये शेयर पोर्टफोलियो में है, एक क्वार्टर के प्रॉफिट पर फैसला मत लीजिए, आप बैंक के ओवरऑल विजन पर फैसला लीजिए। बैंक का ओवरऑल विजन ये बताता है कि बैंक बिल्कुल सेफ्टी के साथ चल रहा है और ये प्रोविजन हर क्वार्टर में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैंक ऑलरेडी लगभग 87% के आसपास प्रोविजन पर बैठा है, यानी कि बैंक अपनी एसेट क्वालिटी को लेकर काफी यहाँ पर जो है सजग है। इसी कारण इस बैंक ने प्रोविजन अभी लिया है और प्रोविजन ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर में बढ़ेगा, हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट गिरता दिखाई देगा। आज भी ये बैंक लगभग 4.30 के EPS वाला बैंक है, डबल डिजिट ROE वाला बैंक है, 40 रुपए की बुक वैल्यू वाला बैंक है और 80 रुपए पे लगभग 2 के मल्टीपल पे है। अगर ये बैंक यहाँ पर सस्ता नहीं है तो महंगा भी नहीं है। इस बैंक के अंदर दमखम है आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का, जैसा बैंक पास्ट में दिखा रहा था और जैसा बैंक ने FY29 के लिए गाइडेंस दी है। तो इस बैंक को लेकर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जिन लोगों का व्यू इसके अंदर लॉन्ग टर्म का है उन्हें इस बैंक के अंदर होल्ड रहना चाहिए, और जिन लोगों को शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इनको एंट्री करिए, मुझे लगता है उनको अभी थोड़ा और पेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।